नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपना एजुकेशन चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो इसके जो स्रोत हैं वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में किया है। और अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 108 प्रकरण एवं 4000 श्लोक हैं। इंडिका इंडिका जो मेगास्थनीज एक यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसको मेगास्थनीज ने लिखा था। तो ये मैं हाईलाइटेड करता चल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ये और यूनानी लेखकों स्ट्राबो, एरियन, प्लूटार्क तथा प्लिनी ने इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इंडिका के इन महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह से एकत्रित कर सावन बेग ने नई इंडिका की संकलन किया था। और अभिलेखीय स्रोत जो है अशोक के अभिलेख हैं और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 322 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का वंश प्रथम शासक मौर्य वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक था। उनके पिता मौर्य वंश के क्षत्रियों का सरदार था। मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों को शूद्र मानते हैं। ये मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर, इसमें मौर्यों को शूद्र बताया गया है। फिर आता है पुराण नंदों को शूद्र मानते हैं तथा चंद्रगुप्त को नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न मानते हैं। ये पुराणों में लिखा गया है। और यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल से उत्पन्न बताया है। स्पूनर ने इसे पारसी माना है। रोमिला थापर ने इसे वैश्य से बताया है। तो ये विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, ये पूछा भी नहीं जाता। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। 28 फरवरी 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो साम्राज्य सर विलियम जोन्स ने। साम्राज्य विस्तार। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया था। और चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने सर्वप्रथम 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण कर वहां से के यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दिया। पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। और पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने पुनः 321 बीसी में मगध पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। मगध पर उस समय अंतिम नंद शासक धनानंद का शासन था। और 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। और सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ। युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह पराजित हुआ और उसे चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। संधि में निम्न शर्तें थीं। सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। सेल्यूकस ने अपने 4 राज्य परोपनिषदी, काबुल, आर्कोसिया, कंधार, एरिया, हेरात, ये पुराने नाम हैं उनके, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहने लगा।
तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो था ये किसके दरबार में रहता था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और चंद्रगुप्त की मृत्यु मैसूर में श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये कई बार पूछा गया सुदर्शन झील के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है। और रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लेख है कि अशोक का गवर्नर सुशास्प तुषास्प ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। तो पहली बार निर्माण जो करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने करवाया था, और बाद में इसको अशोक के गवर्नर तुषास्प ने करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जैनाचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म में स्वीकार कर लिया था। उसके बाद आता बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र तथा अशोक का पिता था। अशोक महान जो था। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्र चेटस कहा है। ये इम्पोर्टेंट है, अमित्र चेटस। इसका संस्कृत में अर्थ है अमित्र घात, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस प्रथम के 3 वस्तुओं अंगूरी, मदिरा, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग किया था। एंटियोकस प्रथम ने 2 वस्तुएं अंगूरी, मदिरा तथा अंजीर भिजवा दिए, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। और मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। उसके बाद अशोक का नंबर आता है। बिंदुसार की 16 रानियों से 101 पुत्र हुए, जिसमें अशोक सर्वाधिक तेजवान था। अशोक एक ही सगा भाई था जिसका नाम विगता अशोक था। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त किया था। अशोक का सिंहासन रोहण 273 बीसी में हो चुका था, जबकि राज्याभिषेक का 4 वर्ष बाद 269 बीसी में हुआ। अशोक अवदान माला में अशोक की मां का नाम शुभद्रांगी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों के नामों का उल्लेख मिलता है। असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिस्यरक्षिता। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख है। देवनिया प्रियदर्शी
यह अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। अशोक का नाम उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। गुर्जरा मध्य प्रदेश, मास्की कर्नाटक, नेत्तूर कर्नाटक, उडेगोलन कर्नाटक। सर्वप्रथम 1915 में मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 BC में कलिंग विजय किया। अशोक ने कलिंग विजय की जानकारी उसके 13वें दीर्घ शिलालेख से प्राप्त होती है। ये उसके बाद कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ह्वेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो मौर्य का केंद्रीय प्रशासन कैसा था? मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के सप्त सिद्धांत पर आधारित था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा की सहायता एक मंत्रिण उप समिति की नियुक्त की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज तथा मुख्य समाहर्ता होता था। यूनानी इतिहासकारों ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा है। प्रमुख अध्यक्ष होते थे इसमें। शुल्काध्यक्ष व्यापार कर लेते थे, चुंगी लेते थे। पौतवाध्यक्ष मापतौल को नापने के लिए नियंत्रित करने वाली के लिए ये थे। सूत्राध्यक्ष वस्त्रोद्योग मंत्री थे ये। सूनाध्यक्ष भूषण खाने चर्म उद्योग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष घोड़े की देखभाल करने वाला। और हस्त्याध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाला। और अकाराध्यक्ष खान मंत्री होते थे। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी? यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 3000 अश्वरोही, 9000 गज सेना, 8000 रथ। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग विभाग था, इस विभाग में 30 सदस्य थे। कौटिल्य के अनुसार राजा के सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य के राजा की परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार के युद्ध करना चाहिए। प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध। कूट युद्ध, चालाकी या छलबाजी से युद्ध। और तुषड़ी युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना। गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में जनतांत्रिक परिषदों के अभाव के कारण जनता के मनोभावों, विचारों, इच्छाओं, राजा के विरोधियों और विद्रोहियों, अधिकारियों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। स्ट्राबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। और संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचारी का कार्य करते। और संचरा उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचरी का कार्य करते थे। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। न्याय व्यवस्था में मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा न्यायालय राजा के केंद्रीय न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय में ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से न्याय का कार्य करता था। फौजदारी न्यायालय में कंटक शोधन कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन। ये दीवानी न्यायालय को धर्माधीश कहा जाता था। दीवानी न्यायालय को धर्माधीश कहा जाता था। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तक 25 बार वृद्ध कैदियों को रिहा किया था। राजस्व व्यवस्था में मौर्य काल में वित्तीय राजस्व वर्ष आषाढ़ से ज्येष्ठ तक होता था।
और भाग जो होता था स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों के लिए लिए जाने वाले का कर होता था, टैक्स। अशोक ने लुम्बिनी का भाग घटाकर 1/8 कर दिया था। बिक्री कर हिरण्य कर था, नगद कर था ये। और उदक भाग एक था, ये भी कर, ये उदक भाग सिंचाई कर को कहते थे। ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि टैक्स वगैरह के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। नगर प्रशासन मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट जानकारी इंडिका से मिलती है। इंडिका और मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र का विवरण दिया है। मेगास्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यीय एक सभा थी, जिसमें 5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। मेगास्थनीज के अनुसार नगर की प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई होता था। एस्ट्रोनोमोई एस्ट्रोनोमोई अन्य प्रशासनिक इकाइयों में मौर्य काल में साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णतया के समय 5 चक्रों में विभक्त था और प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतिपति की नियुक्ति की जाती थी, जिसे कुमार कहा जाता था। प्रांतिपति ये एक तरह से जो अकबर के समय में मनसबदार हुआ करते थे, उस तरह के थे। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम ट्रिफेनथैलर नामक एक पादरी ने 1750 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत है और अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ: ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। और इनके अभिलेखों का वर्गीकरण ये हम टेबल देखते हैं: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और अन्य। दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए लंबे लेख हैं और इसमें प्रशासन एवं धर्म से संबंधित लेख हैं। इसमें कुल 14 बातें यानी लेख हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश लेख कहा जाता है। ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं।